हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली कि स्टेप्स क्या हैं एस्टिमेट करने के नेशनल इनकम इन इनकम मेथड के अंदर जब हम कैसे किस किस स्टेप से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई करना है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, कितनी प्रोडक्शन यूनिट है आपकी इकॉनमी के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्या है, क्लासीफाई फॉर फैक्टर पेमेंट। ठीक है, क्लासीफाइंग फैक्टर पेमेंट, किस किस को पेमेंट करनी है वो क्लासीफाई करना पड़ेगा। सो फैक्टर पेमेंट्स आर क्लासीफाइड एज, इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं हम, बहुत आसान है। पहला तरीका है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज से क्लासीफाई करते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस से हम क्लासीफाई करते हैं। तीसरा तरीका क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड से हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सो 3 तरीके हो गए। अब हम इनके अंदर पढ़ते हैं कि क्या होता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का बेसिक मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कंपनी प्रोवाइड करती है किसी भी अपने एम्प्लॉयज़ को, उसको ऐड किया जाता है। जैसे कि सैलरी हो गई, जैसे कि डियरेंस अलाउंस हो गया, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब। ठीक है, सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेन्यूमरेशन इन कैश काइंड एंड इन फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स फ्रॉम ए एम्प्लॉयर इन एक्सचेंज ऑफ हिज सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। बेसिकली एक कंपनी है, ठीक है, उसमें ये आदमी काम कर रहा है, ठीक है, ये उसका मालिक है। तो इसने इस कंपनी में काम किया, ठीक है, इसने अपनी सर्विस दी, इसने इसके बदले में इसको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट करी। फैक्टर पेमेंट के साथ साथ और क्या दिया, सोशल सिक्योरिटी भी दी। ठीक है, सो ये सब आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज बाय द वर्कर्स। ठीक है, सो इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज की है वर्कर ने, उसको रिवॉर्ड देने का मतलब क्या हो गया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया। ठीक है, तो वो किस किस में होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। तो पहली चीज़ इंक्लूड होती है वेजेस इन कैश। कैश में वेजेस, जो आपको सैलरी मिलती है, जो आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है, जो आपको बोनस मिलता है, जो आपको कमीशन मिलता है, वो सब वेजेस इन कैश होता है। दूसरा क्या होता है, वेजेस इन काइंड। काइंड में भी कोई चीज़ मिलती होगी आपको। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या मिलते हैं आपको, जैसे कि आपको किसी बड़ी कंपनी ने फ्लैट दे दिया फ्री में, जिसमें आपको किराया नहीं भरना, या तो फ्री कन्वीनियंस दे दिया, कोई एक व्हीकल दे दिया जिसमें आपको आने जाने की कोई टेंशन नहीं, वो आपको कैब घर पे छोड़ेगी शाम को और सुबह लेके जाएगी अपने काम के लिए। ठीक है, या जो भी आपके टाइमिंग्स हो गए। और मेडिकल फैसिलिटी जैसे इंश्योरेंस देती है और हेल्थ स्कीम्स देती है। ठीक है, सो ये हो गया वेजेस इन काइंड्स। ठीक है, दीज आर सिंपली फैसिलिटी गिवन टू वर्कर्स विच आर नॉट नेसेसरी फॉर वर्कर्स। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कंपनी किसी भी अपने वर्कर को देती है, जो कि इतने नेसेसरी नहीं होते इन टर्म्स ऑफ कंपनी के परस्पेक्टिव से, लेकिन फिर भी आपको दिए जाती हैं। सो ये हो गया वेजेस इन काइंड। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे कि आपको पीएफ मिलता है, जैसे कि आपको और चीज़ें वेलफेयर चीज़ें मिलती हैं। सो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़। ठीक है, किसी को 3600 मिलता है, किसी को अलग अलग अमाउंट होता है। ठीक है, सो दीज आर द वेलफेयर मोटिव्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन मेड टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट पेंशन, ये सब चीज़ें आपको मिलती है। तो ये एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, फिर बी पार्ट क्या है, ये तो हमने ए कर लिया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और बी पार्ट के अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो आती है आपकी प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज़ आपकी आती है एंटरप्रेन्योरशिप। सो ऑपरेटिंग सरप्लस इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी से इनकम आती है आपको, जैसे कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप जो भी इनकम आती है, जैसे कि प्रॉफिट्स हो गया, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग, ये सब मिला के क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेंट और रॉयल्टी होती क्या है इसके अंदर। सो रेंट का मतलब होता है कि आपके पास ज़मीन है कोई, ठीक है, आपने उसको किराए पे दे दिया, उससे जो आपको फैक्टर पेमेंट आ रही है, दैट इज़ नोन एज रेंट। और ये तो हो गया आपका एक्चुअल रेंट। ठीक है, एक होता है कि मान लीजिए आपकी अपनी फैक्ट्री है और आपने अपनी ज़मीन पे वो फैक्ट्री बनाई हुई है, तो आपकी ज़मीन की भी तो कोई कॉस्टिंग होगी, कोई रेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्यूटेड रेंट। सो इसमें क्या लिखा है कि रेंट इज़ अ फैक्टर
इनकम जनरेटेड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, रेंट इनकम इंक्लूड्स रेंट ऑफ अ लेंट आउट प्रॉपर्टी, एक्चुअल रेंट जो कि एक्चुअल रेंट है जो आपने लेंट आउट करी है, जो आपने किराए पे दे रखी है, एंड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, और जो ओनर ने खुद ही ऑक्यूपाई कर रखी है, दैट इज नोन एज इम्प्यूटेड रेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है रॉयल्टी। इट रेफर्स टू इनकम जनरेटेड फॉर जनरेटिंग लीज राइट्स, फॉर जनरेटिंग लीजिंग राइट्स, कॉपी राइट्स एक्सेट्रा। बेसिकली रॉयल्टी क्या होता है, एक बुक किसी ने छाप दी तो उससे उसको कॉपी राइट्स दे देता है कि यार हाँ अब आप इसको छाप सकते हैं आगे, बस मेरे को आप रॉयल्टी देते रहना हर एक कॉपी पे। ठीक है, रॉयल्टी मतलब कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट बेसिकली। ठीक है, थर्ड क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ अ कैपिटल। सो इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज़ द फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द कैपिटल। मान लो आपने कोई कैपिटल खरीदी, लोन पे खरीदी, तो उसकी आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा बैंक में जाके, बात यही कर रहा है। ठीक है, इट इज़ द फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स है वो फैक्टर पेमेंट देती है। ठीक है, फॉर कैपिटल बोरोड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, जो भी आपने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए कैपिटल खरीदा है। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, दीज आर द फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी निकलता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स इज कॉल्ड डिविडेंड। इस डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो प्रॉफिट है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। डिविडेंड्स का प्रॉफिट जो होता है शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है कंपनी के अंदर। दूसरा क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। ये वो टैक्स है जो प्रॉफिट के ऊपर लगता है किसी भी कंपनी में। ठीक है, इट इज़ अ टैक्स ऑन प्रॉफिट विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को देना पड़ता है ये प्रॉफिट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा। हाल ही में सरकार ने ये कॉर्पोरेशन टैक्स कम किया है कुछ कंपनीज़ पे, मतलब कुछ क्या सभी कंपनीज़ पे। उसके बाद हो गया कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग होता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है कंपनी का, जो कंपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रखती है, फ्यूचर आउटपुट के लिए रखती है, या फिर फ्यूचर अपलिफ्टमेंट के लिए लगती है, या फिर फ्यूचर में अगर कंपनी डूबने वाली है तो उस पैसे को यूज़ करके कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकती है। ठीक है, और सी पार्ट क्या है, मिक्स्ड इनकम और ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम जो होती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, जैसे कि हो गए इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स, जैसे कि फार्मर्स, डॉक्टर्स अगर वो अपनी क्लिनिक में काम कर रहा है, और बार्बर्स। ठीक है, एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज। इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज मतलब जैसे कि छोटे दुकानदार हो गए, रिपेयर शॉप्स हो गए, साइकिल की या एक्टिवा की या बाइक की, जो भी हो गया। ठीक है, सो इनकी इनकम जो होती है उनको हम मिक्स्ड इनकम मान के चलते हैं। ठीक है, दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। इनका कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं होता। ठीक है, दे यूज़ देयर ओन रिसोर्स, ये अपने रिसोर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्लासीफाई देयर इनकम अमंग सीओई एंड ओएस। इसीलिए इनको सीओई कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़ के अंदर नहीं इनको हम काउंट कर सकते, और ना ही ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर काउंट कर सकते, तो इनको मिक्स कैटेगरी की में डाल के काउंट करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, थर्ड स्टेप क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। उसके बाद हमने ये सब काउंट कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो हमने ये पता लगा लिया कि कितनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारी इकॉनमी के अंदर। फिर हमने पता लगा लिया कि कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़ मतलब फैक्टर पेमेंट में कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़ कितना है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, मिक्स्ड इनकम कितना है किसी भी कंपनी का या सबका ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। हम एनडीपी कैलकुलेट करेंगे। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस एनडीपी की का फार्मूला क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई। सो अगर एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मेरे पास एनडीपी की वैल्यू है नेट। ठीक है, नेट से नेट, डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे जाना है, तो क्या ऐड होगा, एनएफआई। अगर आपको फार्मूला याद होगा तभी आप कर पाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो इस फार्मूले को अप्लाई करके मैं क्या निकाल दूंगा, अपनी नेशनल इनकम निकाल दूंगा, किससे, इनकम मेथड से। ठीक है, जो कि कंपोनेंट ऑफ एनएफआई डिस्कस हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज़ दी फाइनल फार्मूला। आई होप आपको ये स्टेप्स पता लग गए होंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्टेप्स इजी हैं, आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।